हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमारा आज का टॉपिक होने वाला है मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी के बारे में हम पढ़ेंगे 1175 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक। क्योंकि मोहम्मद गोरी ने हमारे भारत पर सबसे पहले 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। खोखर जनजाति के जाट हुआ करते थे, उनके साथ संघर्ष के दौरान मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था महमूद गजनबी के बारे में, और मैंने बताया था कि महमूद गजनबी ने हमारे भारत पर कितनी बार आक्रमण किए और उसके प्रमुख आक्रमण कौन कौन से थे, जैसे कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। और ये हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए आता कहाँ से था। ठीक इसी तरह से हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो मोहम्मद गोरी था वो एक संसबानी तुर्क था। कहने का मतलब ये है कि मोहम्मद गोरी एक तुर्क का निवासी था, एक तुर्की था। जबकि मोहम्मद गोरी जो था वो हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था गजनी से, और गजनी में चला करता था गौरवंश। तो मोहम्मद गोरी जो था वो गजनी में एक गौरवंश चला करता था, यहीं से ही हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। लेकिन बात करते हैं कि ये जो गजनी है वो कहाँ पे पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको महमूद गजनबी के बारे में पढ़ाया था कि अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है जो कि है गजनी, और उस गजनी में चला करता था गजनी वंश या फिर यामिनी वंश। और उस गजनी वंश या फिर यामिनी वंश का संस्थापक माना जाता था अल्पतगीन को, और अल्पतगीन का ही एक गुलाम और दामाद हुआ करता था जिसका नाम था सुबुक्तगीन, और उस सुबुक्तगीन का ही पुत्र हुआ करता था महमूद गजनबी। तो कहाँ से आया था, वो भी गजनी से आया था, लेकिन गजनी में उस टाइम पर चल रहा था गजनी वंश या फिर यामिनी वंश। लेकिन जब मोहम्मद गोरी हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है तो उस टाइम पर गजनी में चल रहा था गौर वंश। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। और मोहम्मद गोरी ने हमारे भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो 1175 ईस्वी में किया था। और कहाँ पे किया था, भारत के मुल्तान पर। और उस टाइम पर मुल्तान में चला करती थी करमाथी जनजाति, और करमाथी जनजाति जो थी वो एक मुस्लिम जनजाति थी। तो कहने का मतलब यह है कि मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले करमाथी मुसलमानों पर आक्रमण किया था। लेकिन इसके 3 साल बाद ही मोहम्मद गोरी ने आक्रमण करता है गुजरात पर। तो मोहम्मद गोरी 1178 ईस्वी में कहाँ पे आक्रमण करता है, गुजरात पर आक्रमण करता है। और इसका गुजरात पर आक्रमण करने का उद्देश्य था कि ये जिस तरीके से महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ठीक उसी तरह से मोहम्मद गोरी भी गुजरात पर आक्रमण करना चाहता था। लेकिन गुजरात पर आक्रमण इसका रहा विफल, क्योंकि यहाँ पे शासन किया करता था या फिर गुजरात का शासक हुआ करता था भीम द्वितीय या फिर मूलराज द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश से संबंध रखता था। जबकि जब महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस टाइम पर गुजरात का शासक हुआ करता था भीम प्रथम या फिर मूलराज प्रथम, और वो भी चालुक्य वंश से ही संबंध रखता था। लेकिन महमूद गजनबी का जो आक्रमण था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर वो सफल आक्रमण रहा था। जबकि मोहम्मद गोरी जैसे ही 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है तो ये इसका आक्रमण रहता है विफल, और ये अपनी सेना को वापस लेकर जा रहा होता है। तभी भीम द्वितीय या फिर मूलराज द्वितीय राजस्थान के माउंट आबू के पास जाकर मोहम्मद गोरी का पीछा करता है और उसको राजस्थान के माउंट आबू में जाके क्या कर देता है, पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी को कैद कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन भीम द्वितीय की माताजी के कहने के कारण ही मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया जाता है, आजाद कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि मोहम्मद गोरी की जो प्रथम हार है भारत में
वो 1178 ईस्वी में हुई थी, जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। लेकिन हार कहाँ पे होती है? माउंट आबू में जाकर, राजस्थान के माउंट आबू में जाकर ही भीम द्वितीय क्या करता है? मोहम्मद गोरी को पराजित करता है। और मोहम्मद गोरी जैसे ही आजाद होने के बाद गोरवंश में जाता है, तो वह सोचता है कि जब तक दक्षिण भारत में भीम द्वितीय फिर मूल राज द्वितीय का शासन है, तब तक दक्षिण भारत पर आक्रमण करना उचित नहीं होगा। जिसके कारण अगले साल ही 1179 में ही मोहम्मद गोरी उत्तर भारत पर आक्रमण करता है और सिंध और कश्मीर पर अधिकार कर लेता है। और सिंध और भारत पर अधिकार कर लेता है, जो कि उत्तर भारत में पड़ता है। और उत्तर भारत में उस टाइम पे चल रहा था चौहान वंश, और चौहान वंश का जो शासक हुआ करता था, वो हुआ करता था पृथ्वीराज तृतीय। तो 1179 में मोहम्मद गोरी के द्वारा सिंध और कश्मीर पर अधिकार किया गया, जो कि उत्तर भारत में पड़ता था। और उत्तर भारत का उस टाइम पे शासक हुआ करता था या वंश चला करता था चौहान वंश। और उस चौहान वंश का ही शासक हुआ करता था कौन? पृथ्वीराज तृतीय। और इस पृथ्वीराज तृतीय को ही इतिहासकार राय पिथौरा भी कहा करते थे। तो इतिहासकार किस नाम से जानते थे, या फिर पृथ्वीराज तृतीय किस नाम से जाना जाता है? तो राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय का एक दरबारी लेखक हुआ करता था, और उस लेखक का नाम था चंद्रबरदाई। और इस चंद्रबरदाई के द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई थी, जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। क्योंकि क्वेश्चन ये आ जाता है कि चंद्रबरदाई, जिसके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई है, वो किसका दरबारी लेखक हुआ करता था? तो वो लेखक हुआ करता था पृथ्वीराज तृतीय का। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके बाद ही 1191 में त्राइन का होता है प्रथम युद्ध। और जो त्राइन का प्रथम युद्ध होता है, जो कि 1191 ईस्वी में होता है, ये होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी यहाँ पे पराजित हो जाता है और पृथ्वीराज तृतीय जो है यहाँ पे विजयी हो जाता है, जीत जाता है। और जिस टाइम पर त्राइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, इसी समय में या इसके समकालीन ही कन्नौज में चल रहा था गढ़वाल वंश। और इस गढ़वाल वंश का जो शासक हुआ करता था या फिर राजा जो हुआ करता था, वो हुआ करता था जयचंद्र। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि जैसे ही 1191 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध होता है, तो उसके समकालीन ही चल रहा था भारत में कन्नौज में गढ़वाल वंश। तो कन्नौज में क्या चल रहा था दोस्तों? गढ़वाल वंश चल रहा था। इसका शासक कौन हुआ करता था? तो इसका शासक हुआ करता था जयचंद्र। और जयचंद्र की ही एक पुत्री थी, जिसका नाम था संयोगिता। तो इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जो जयचंद्र की पुत्री थी संयोगिता, उससे बेइंतहा मोहब्बत किया करता था पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय ही संयोगिता के साथ विवाह करना चाहता था, लेकिन राजा जयचंद्र को ये उचित नहीं लगता था। और राजा जयचंद्र नहीं चाहता था कि संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज तृतीय के साथ हो, जिसके कारण राजा जयचंद्र संयोगिता का विवाह कहीं और करने की कोशिश करता है। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय संयोगिता को मंडप से ही उठाकर ले आता है और उसके साथ विवाह कर लेता है, जिसके कारण राजा जयचंद्र जो होता है वो पृथ्वीराज तृतीय के खिलाफ हो जाता है और उसका कट्टर दुश्मन बन जाता है। और इस कट्टर दुश्मनी का फायदा उठाता है मोहम्मद गोरी, क्योंकि जो त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की मदद की जाती है। किसके द्वारा? राजा जयचंद्र के द्वारा। और जैसे ही राजा जयचंद्र के द्वारा मोहम्मद गोरी की मदद की जाती है त्राइन के द्वितीय युद्ध में, तो पृथ्वीराज तृतीय यहाँ पे हो जाता है पराजित। क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय यहाँ पे पराजित इसलिए हो जाता है क्योंकि मोहम्मद गोरी की मदद की जाती है जयचंद्र के द्वारा। और इसके बाद ही मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत कर देता है।
तो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है, जिसके कारण भारत में मुस्लिम शासन शुरू हो जाता है। जिसके कारण और 1192 में ही मोहम्मद गोरी की सेना में एक सेनापति आया जिसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, यही भारत में सूफी मत की स्थापना करता है। क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सूफी मत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपका आंसर होगा भारत में सूफी मत की स्थापना करने वाला था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और यहां से ये क्वेश्चन भी बनता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कुटिया कहाँ पे थी। तो दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो कुटिया थी वो कहाँ पे थी, अजमेर में थी। और 1193 में ही, इसके अगले साल ही, मोहम्मद गोरी के द्वारा राजधानी बनाई जाती है दिल्ली को। तो अपनी राजधानी किसको बनाएगा, दिल्ली को बनाएगा। और जैसे ही मोहम्मद गोरी अपनी राजधानी दिल्ली को बनाएगा, तो ये बात जो है वो जयचंद्र को नहीं जचती। तो जयचंद्र के साथ भी फिर इसका क्या होता है, युद्ध होता है। और ये युद्ध होता है जिसको बोला जाता है चंदावर का युद्ध, जो कि होता है 1194 ईस्वी में। और वो 1194 ईस्वी में जो चंदावर का युद्ध होता है वो मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद्र के बीच में होता है। और यहाँ पे मोहम्मद गोरी जीत जाता है और राजा जयचंद्र क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और राजा जयचंद्र को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी राजा जयचंद्र की हत्या कर देता है। लेकिन आपको इसमें यह पॉइंट भी याद रखना है कि जो मोहम्मद गोरी है उसके 4 प्रमुख गुलाम हुआ करते थे। तो मोहम्मद गोरी के 4 प्रसिद्ध गुलाम हुआ करते थे, जिन गुलामों के नाम हैं जैसे कि नंबर 1 पे है कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर 2 पे है यलदौज, एंड नंबर 3 पे आ जाता है कुबाचा, एंड नंबर 4 पे आ जाता है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और ये बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी। बिहार में पड़ता है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको जलाकर तहस नहस कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। जबकि हमें यहाँ पे पॉइंट पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ही भारत में मुस्लिम वंश की स्थापना करता है। भारत में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना करने वाला कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत में चलता है गुलाम वंश। और गुलाम वंश के ही अलग अलग नाम हैं, जैसे कि गुलाम वंश, ममलूक वंश एंड इलबारी वंश। हम इस वीडियो में या आने वाली वीडियो में ये भी जानेंगे कि गुलाम वंश के अलग अलग नाम क्यों हैं, जैसे कि ममलूक वंश और इलबारी वंश, इनका मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यालदौज, इसका जो मोहम्मद गोरी का जो दूसरा गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था यालदौज को दिया जाता था गजनी वंश, एंड कुबाचा को दिया गया था काबुल और कंधार। क्योंकि दोस्तों मोहम्मद गोरी का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि उस पर अकेले शासन करना थोड़ा कठिन हो गया था। और मोहम्मद गोरी की जैसे ही मृत्यु होती है 1206 ईस्वी में, उसके कुछ ही समय पहले ये अपने गुलामों को कुछ क्षेत्र दे दिया करता था। आगे हम पढ़ेंगे कि इस तरीके से क्षेत्र दिए जाने को कहा जाता था इक्तापरत था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट चल लेते हैं और नेक्स्ट हम जान लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो यहां से जरूर क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में 2 मस्जिद का निर्माण करवाया। एक का नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जबकि दूसरी का नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। और ऐसा माना जाता है कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये भी एक मस्जिद है और ये अजमेर में स्थित है। और ये 2.5 दिन में बनकर तैयार करवा दी गई थी, जिसके कारण इसका नाम रखा गया 2.5 दिन का झोपड़ा। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुरु हुआ करता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी। और कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी के लिए ही कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस कुतुब मीनार का निर्माण तो करवाया गया लेकिन कंप्लीट नहीं करवाई गई।
तो कुतुब मीनार कंप्लीट करवाई गई किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा 1229 ईस्वी में। जबकि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो FST लिखा हुआ है इसका मतलब है फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी इसमें वर्क करवाया गया कुतुब मीनार में। एंड लोधी वंश में आ जाता है सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी के द्वारा भी कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया, मतलब कि पुनर्निर्माण जिसको बोले जाता है मरम्मत। तो इनके द्वारा भी इसकी क्या करवाई गई? मरम्मत करवाई गई। और इसके बाद हम जान लेते हैं कि सबसे लास्ट में हम जान लेते हैं कि खोखर जनजाति के जाटों के साथ संघर्ष के दौरान 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, और जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की, जो कि कहलाता है गुलाम वंश। और इस गुलाम वंश के ही अलग अलग नाम हैं, जैसे कि ममलूक वंश एंड इलबारी वंश। तो हम जानेंगे कि गुलाम वंश को ममलूक वंश या फिर इलबारी वंश क्यों कहा जाता है, और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो आई होप कि दोस्तों ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। और दोस्तों अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के टॉपिक को लेकर, जिसमें हम दिल्ली में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना पढ़ेंगे और गुलाम वंश में जो अलग अलग शासक हैं जिन्हें सुल्तान बोला जाता है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।